Good morning, dear students. Welcome to your physics class. Today we are just going to complete refraction through glass prism. इसमें से कुछ पोर्शन आपका कट गया है इस साल सिलेबस में, तो सबसे पहले हम करना चाहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो बेटा इसको समझिए कि वी आर हैविंग ए बी सी डेट इज़ ए ग्लास प्रिज्म हैविंग एंगल ऑफ प्रिज्म डेट इज़ ए। इसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देंगे बेटा। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास जो ए बी है, ए बी, और जो हमारे पास ए सी है, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस है बेटा। रिफ्रैक्टिंग फेसेस, रिफ्रैक्टिंग फेसेस का मतलब कि ये दो फेस ऐसे हैं जहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, चाहे ए से ए बी फेस से हम इंसिडेंट लाइट गुजार दें, चाहे ए सी से कर दें, तो रिफ्रैक्शन होगा, राइट। और जो बी सी है हमारा, ये क्या है? बेस ऑफ प्रिज्म है, बेस ऑफ प्रिज्म है। एंगल ए क्या है बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म है, राइट, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि जब एक रे, इंसिडेंट रे प्रिज्म में से गुजरती है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो ये वाली लाइन है जिसको मैंने रे से रिप्रेजेंट किया है, ये वाली रे, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये किस पे टकरा रही है? ए बी फेस के ऊपर टकरा रही है। किस पे टकरा रही है? ए बी फेस के ऊपर टकरा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहाँ टकरा रही है? ए बी फेस के ऊपर ये टकरा रही है। जब ये ए बी फेस के ऊपर टकरा रही है तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मीडियम क्या है? म्यू1 है। ये मीडियम क्या है? ग्लास का, इसको हमने म्यू2 बोल दिया। अगेन दिस इज एयर, इसको हमने म्यू1 बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब कोई रेयर टू डेंसर जाएगी तो इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा, टुवर्ड नॉर्मल। तो ये I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। अब इसके साथ ही ये कंसेप्ट और इंक्लूड करने वाला हूँ। लेट अस सपोज इफ यू आर नॉट हैविंग प्रिज्म, अगर मेरे पास प्रिज्म ना होता, अगर मेरे पास प्रिज्म ना होता, तो उस केस में जो ये रे है ये कैसे जाती बेटा? ये सीधी चली जाती, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर चली जाती, क्यू पे चली जाती, राइट। लेकिन ऐसा है नहीं, एक्चुअल में हमारे पास क्या है? ग्लास प्रिज्म है। और ग्लास प्रिज्म में हमें ये पता है कि क्या होने वाला है बेटा? रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो रिफ्रैक्शन होगा तो डेफिनेटली ये रे बेंड टुवर्ड नॉर्मल करेगी, तो यहाँ पर जाकर टकराएगी। अगेन दिस इज इंसिडेंट पॉइंट, दिस इज इंसिडेंट पॉइंट। इस इंसिडेंट पॉइंट पे मैं क्या लूँगा? N2 एक नॉर्मल ले लूँगा। अब मैं ध्यान से देखूँ तो क्या हो रहा है बेटा? एक रे, कौन सी इंसिडेंट रे मानी जाएगी? यहाँ पर LM जो है वो इंसिडेंट रे मानी जाएगी। कौन से फेस के लिए? AC फेस के लिए। AC फेस के लिए क्या मानी जाएगी? ये इंसिडेंट मानी जाएगी, राइट। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब ये समझिए आप कि अगर ये इंसिडेंट मानी जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर भी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर है। डेंसर टू रेयर तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होगा? क्लॉकवाइज नीचे की तरफ रे आ जाएगी। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा? I2 हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ से ले लिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर होने के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर टू काइंड ऑफ रिफ्रैक्शंस हुए। क्या हुए? टू काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन। मैं लिख देता हूँ, टू रिफ्रैक्शन विल take place here, one at face AB and दूसरा क्या है बेटा? AC है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर बेटा आप सभी को? अगर मैं बात करता हूँ इस एंगल की, ध्यान से बेटा देखिए, आप इसको जूम करके देखिए, इस एंगल की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आपको नज़र भी आ रहा है वीडियो के अंदर। इस एंगल की बात करता हूँ तो ये एंगल अगर मैं δ1 मान लेता हूँ तो δ1 जो होगा हमारे पास वो किसके बराबर आएगा? I1 माइनस R1। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये वाला एंगल कितना होगा? δ2 I2 माइनस R2। यहाँ तक क्लियर होगा बेटा? मैं उसके अंदर नहीं लिखूँगा, क्योंकि अगर लिखूँगा तो डायग्राम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से आप इसको समझेंगे। अब मैं एक डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, आप समझेंगे, ताकि आपको मैं ये यहाँ से क्लियर करूँगा। हमारे पास यहाँ पर ये एंगल मैंने कितना माना? δ1। ये एंगल कितना माना? δ2। और ये कितना है हमारा? डेल्टा। डायग्राम समझ पाएंगे? ये A है, ये L है, ये M है। तो नाउ यहाँ से हमारे पास
डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये चीज़ हमने कर ली, इसको मैं यहाँ पर C मान लेता हूँ, चलो नहीं C नहीं E मान लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ये हमारा पॉइंट क्या है, E है। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं अगर हम इसकी ट्रेंगल की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं ट्रेंगल की बात करता हूँ, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, आल्सो एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ पा रहे हैं? ट्रेंगल समझ में आ रही है? ये तो होगी ट्रेंगल की प्रॉपर्टी। और ये हमारी क्या है, ये जो क्वाड्रिलेटर है इसके सामने वाले A और O 180 डिग्री के बराबर होंगे। अब इस 180 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O। O से O कट गया, यानी A इज इक्वल टू देखा जाए मोटा मोटा सा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 आ जाएगा, R1 प्लस R2। अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है बेटा, न्यूमेरिकल्स में यूज होगी, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है बेटा आपको? अब बात करते हैं हम स्नेल्स लॉ की। स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम AB के ऊपर, स्नेल्स लॉ AB के ऊपर लगाएंगे और AC के ऊपर। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट L and M रिस्पेक्टिवली। देखिए अगर मैं यहाँ से करूँ A B पे लगाने की कोशिश करूँ स्नेल्स लॉ, तो 1 से 2 में जाएगा, तो 1 से 2 में जाएगा तो आएगा μ2 डिवाइड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन I1 डिवाइड बाई साइन R1। क्लियर है बेटा यहाँ तक? उसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूँ तो ये किसके बराबर आएगा, म्यू के बराबर आएगा, क्योंकि एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा, 1 होता है। सिमिलरली मैं एस पे लगाऊँ, अगर मैं रे मानूँ यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, अगेन 1 से 2 में जाएगी, तो μ2 डिवाइड बाई μ1 दैट इज इक्वल टू म्यू दैट इज इक्वल टू साइन I2 डिवाइड बाई साइन R2। अब म्यू को हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, I1 डिवाइड बाई R1। सिमिलरली म्यू को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, I2 डिवाइड बाई R2। यहाँ पर बेटा I1 की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू R1 आएगी, क्लियर, और I2 की वैल्यू म्यू R2 आएगी, राइट। तो डेल्टा जो आएगा बेटा यहाँ से, डेल्टा की वैल्यू जो आएगी आपके सामने, देखिए क्या आएगी, अगेन डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास क्या I1 प्लस I2, I1 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, म्यू R1 प्लस इसकी जगह पे म्यू R2 माइनस A। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, म्यू कॉमन आ जाएगा, म्यू कॉमन आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, R1 प्लस R2 माइनस A। ठीक है, अब R1 प्लस R2 अभी हमने यहाँ पर नोट किया था किसके बराबर आया बेटा, R1 प्लस R2 A के बराबर आया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू A माइनस A। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A। ये दो रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, I1 प्लस I2 माइनस A, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस ब्रैकेट में A आ जाएगा। बात करते हैं बेटा ग्राफ की। जो ग्राफ हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन वेरियस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड वेरियस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, तो वो हमारे जो डेल्टा आएगा यानी मिनिमम डेविएशन आएगा, वो ऑब्जर्व हुआ जो प्रैक्टिकली, उसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे है, ध्यान से देखिएगा उसका ग्राफ कैसे है, कुछ ऐसे ग्राफ आता है बेटा उसका। अब बेटा ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। जब हम प्रैक्टिकल में डायग्राम बनाते हैं तो उसका जो ग्राफ लेते हैं मिनिमम डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो ये ऐसा फाइंड होता है। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और यहाँ पर क्या है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन है ये बेसिकली। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, यानी यहाँ लिख दिया मैंने डेल्टा, राइट। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो मान लीजिए हमने एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो एक पॉइंट ये भी आता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डेल की वैल्यू देगा, और यहाँ पर हमारे पास हमने मान लिया ये I1 है, ये I2 है, क्लियर। दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेल सेम रहेगा, समझ पा रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सेम है तो हमारा डेल सेम रहेगा। और उसको समझते हैं अगर कैसे, मान लीजिए अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है, तो डेल क्या रहेगा, जो भी आएगा हमारा सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ 30 डिग्री एंगल ले लूँ, यहाँ से रे करूँ, तो डेल इस साइड कितना आएगा, 30 डिग्री एंगल रहेगा। इट मीन्स दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस बात पे आते हैं कि अगर हम नीचे चलते हैं, लेट अस सपोज हम यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ से हमने प्रैक्टिकल लिया और यहाँ से हमने ऐसे लिया, तो हमने कहा कि ये कितना आ जाएगा I, और यहाँ पर सबसे कम मिनिमम डेविएशन आएगा डेल्टा M। क्या आएगा, डेल्टा M आएगा। यहाँ तक बेटा ध्यान से समझना है, क्योंकि देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर याद करने वाली चीज़ें जरूर हैं कि यहाँ से मिनिमम डेविएशन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस साइड से इस साइड जाता हूँ, I2 से I की तरफ जाऊँगा तो I के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से जाता हूँ तब भी I पे आएगा। इसका मतलब जब I1 I2 I के बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा जो है वो डेल्टा M के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा M क्या है, मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या है ये, मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मिनिमम डेविएशन है, ये भी समझने की बात है, जब ये मिनिमम डेविएशन है तो क्या होने वाला है। मिनिमम डेविएशन पे हम ये कहते हैं कि ग्राफ जो हमने बनाया था, ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, ये आपको ना प्रैक्टिकली नोटेड है। अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि हमारे पास इस फेज पे इंसिडेंट रे आएगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर अगेन यहाँ पर इस फेज से इस फेज पे रिफ्रैक्शन होगा, और ये हमारे पास BC है, ये हमारे पास LM है। इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, ध्यान दीजिएगा मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन LM बिकम पैरेलल टू BC, LM पैरेलल टू BC। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब I1 और I2 बराबर होंगे तो डेफिनेटली R1 और R2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। R1 R2 क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर हो रही है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेटमेंट्स को, अगेन लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कहीं पर भी। हमने कहा कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन ओनली। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा M हो जाएगा हमारा, डेल्टा M निकालना है हमें, ठीक है। डेल्टा M निकालने के लिए I1 प्लस I2 माइनस A था आपके पास, यही था बेटा। अच्छा, जब ऐसा होगा दिस इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हमने मान लिया, क्लियर। अब मुझे ये बताइए कि A इज इक्वल टू क्या था। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको दोबारा से पेपर, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आपको क्लियर रहेगा। A इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, R1 प्लस R2, तो ये कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा ना बेटा। और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ A/2। ये आपको मिनिमम डेविएशन के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ ओनली मिनिमम डेविएशन। यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा M आएगा, I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, म्यू R, इसकी भी कितनी आएगी, म्यू R माइनस A। देखिए इसको ईजिली करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, I1 और I2 किसके बराबर है, I के बराबर है, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे, I प्लस I माइनस A। और यहाँ पर कितना आ जाएगा डेल्टा M, तो यहाँ से कितना आएगा 2I माइनस A, और यहाँ पर कितना आएगा डेल्टा M। तो यहाँ से हम I की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करेंगे, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाई 2। ये बन गई I की वैल्यू। R की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी थी, A/2 थी, A/2 थी, राइट।
तो म्यू किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, म्यू किसके बराबर होता है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन आई यानी ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। दिस इज द प्रिज्म फार्मूला, ये याद रखना है, व्हाट इज दिस इज द प्रिज्म फार्मूला। नोट डाउन कर लो बेटा इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द प्रिज्म फार्मूला। क्लियर यहां तक, यहां तक क्लियर। अच्छा बेटा एक चीज और, जो हमने ये निकाला था यहां पर, ये वाला, इट इज द डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। ये किसके लिए, लिख लेना इसके साथ, थिन प्रिज्म के लिए, जब एंगल स्मॉल्स होते हैं ना तब हमें लिया जाता है इसको, ठीक है। एंगल स्मॉल्स होते हैं, अप्रोक्सीमेशन आपको पता चलेगी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो एक तो फार्मूला डेल्टा का ये है, एक फार्मूला ये है, पर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, साइन आई को नियरली इक्वल टू आई लिखा है। जब एंगल स्मॉल्स होते हैं रेडियंस में तो हम साइन आई को नियरली इक्वल टू आई लिखते हैं, तो तब रिजल्ट आया। तो एंगल जब स्मॉल होंगे तब ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो बेटा इसको।